समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनसे है आपका सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और विशिष्ट व्यक्तियों को हम आज याद भी करेंगे। श्रोताओं, मैं हूं परिक्रमा के साथ निखिल कुमार और मेरे साथ में है आज अनीता आनंद। नमस्कार अनीता। Namaskar, Nikhil. Hello, good afternoon, and welcome to Parikrama on 100.1 FM. For all of you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays the foundation stone of multiple development projects worth over 60,000 crore rupees from Jharsuguda in Odisha. Says India is heading towards becoming the global hub of telecom technology. प्रधानमंत्री ने सूरत के उधना और ओडिशा के ब्रह्मपुर के बीच चलने वाली गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। India charges Pakistan with glorifying terrorism and distorting facts about India-Pakistan conflict. मौसम विभाग ने पश्चिमी दक्षिणी भारत और ओडिशा के कई हिस्सों में आज अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। And the 12th World Para Athletics Championship 2025 begins in New Delhi. And time now for our segment Dateline India. Today we will talk about the World Tourism Day. चला चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। दुम दुम दाना रद दुम दाना दुम दुम दाना रद दुम दाना दुम दुम दाना रद दुम दाना भैया। वाकई नीता, दुनिया बहुत ही रंगीन है, खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को यदि आप देख नहीं पाते हैं, वहां देखने नहीं जाते, घूमने नहीं जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्योंकि दुनिया एक किताब है और जो लोग यात्रा नहीं करते वे केवल एक ही पृष्ठ इसका पढ़ पाते हैं। यानी कि पूरी किताब पढ़ने के लिए आपको घूमना बहुत जरूरी है। और यदि आप पूरी दुनिया का भ्रमण नहीं कर सकते तो अपने देश में भी देखने के लिए इतना कुछ है कि पूरी जिंदगी भी उसके लिए कम पड़ जाती है लोगों की, लेकिन पूरा देश वो देख नहीं पाते हैं। Absolutely. To travel is to live. From the snow-capped peaks of Himalayas to the sun-kissed beaches of Goa. From the golden deserts of Rajasthan to the lush greenery of Kerala. India, a land of ancient culture, rich traditions, majestic monuments, and breathtaking natural beauty. Nikhil, this is incredible India, a land of timeless beauty, culture, and heritage. श्रोताओं, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में वैश्विक विकास में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की थी। यह दिन 1970 में UNWTO कानूनों को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकार देने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और श्रोताओं, आपको हम ये भी बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस 2025 की विषय वस्तु है पर्यटन और सतत परिवर्तन, जो सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में पर्यटन की शक्ति पर जोर देता है। Achieving this requires more than just growth. It also involves good governance, strategic planning, effective monitoring, and clear priorities that are aligned with long-term sustainability. Tourism is a dynamic sector that enhances cultural exchange, economic growth, and global connectivity. It serves as a bridge between people and places, showcasing the region's heritage, diversity, and natural beauty. Nikhil, do you love to travel? Do you? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। और हर बार जब हम जिम्मेदारी से यात्रा करते हैं तो हम कई सारे समुदायों का सहयोग भी करते हैं, उनकी परंपराओं को जिंदा रखने में मदद करते हैं। और भारत में पर्यटन का मतलब सिर्फ किसी स्थान को देखना नहीं होता है, ये कहानियों को एक अनुभव करने के बारे में है। हर स्मारक, हर परंपरा, हर मुस्कान कुछ ना कुछ कहती है। बिल्कुल, चाहे आप इतिहास के प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो, या फिर आध्यात्मिक साधक हो, या फिर रोमांच के शौकीन हो, भारत में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है। बस जरूरत होती है हमें एक्सप्लोर करने की।
So, Nikhil, let's begin with a quick tour of India's rich geographical diversity. Do you know that India has everything? Mountains, deserts, forests, rivers, islands, and even active volcanoes. बिल्कुल अनीता, सारी चीजें हैं यहाँ पर। उदाहरण के लिए आप हिमालय में पहाड़ियों पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, राजस्थान में ऊंट सफारी का आनंद ले सकते हैं, केरल में बैक वाटर में सैर कर सकते हैं, या फिर आप अंडमान द्वीप समूह में स्नो कर्ल कर सकते हैं। और ये आश्चर्यजनक सी बात है कि हमारे देश में ही इतना सब कुछ है। जी बिल्कुल। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द कल्चरल डाइवर्सिटी? ओवर 100 लैंग्वेजेस आर स्पोकन, काउंटलेस फेस्टिवल्स, आर्ट फॉर्म्स, and also cuisines. No two states are the same, Nikhil. That is why India is often called a continent disguised as a country, right? अनीता, अभी आपने ये बात कही कि दो स्टेट सेम नहीं होते। मैं तो कहता हूँ कि एक ही स्टेट में इतने सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं कि लगता है कि किसी अलग ही दुनिया में हम पहुंच गए हैं। और जब हम विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन की बात करते हैं, जब वो भारत की आत्मा का एक तरह से प्रतीक है, तो श्रोताओं की जानकारी में होना चाहिए कि भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें भव्य ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर और अजंता तथा एलोरा की प्राचीन गुफाएं शामिल हैं। यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो आप पवित्र शहर वाराणसी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की यात्रा कर सकते हैं और दुनिया की योग राजधानी ऋषिकेश में भी आध्यात्मिक विश्राम का आनंद ले सकते हैं। भारत केवल दर्शनीय स्थल ही नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव भी आपको प्रदान करता है। And tourism today accounts for nearly 1 in every 10 jobs worldwide, making it a crucial driver of economic growth. But its significance extends beyond numbers. It fosters cultural exchange, like we mentioned earlier. It builds bridges across nations and also preserves heritage. ये पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। पर्यटन ग्रामीण और वंचित इलाकों में भी अवसर पैदा करता है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। देखो जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। And Nikhil, tourism is one of the major economic sectors contributing to exports and promoting global prosperity. In the last decade, the government of India has taken up many transformative initiatives to scale up and revolutionize this sector so that it can realize its full potential as a force for economic growth, employment generation and also cultural diplomacy. As on June 2025, inbound tourism stood at 16.5 lakh visitors, while outbound tourism was recorded at 84.4 lakh travelers. This activity contributed to foreign exchange earnings amounting to 51,532 crores. अनीता, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, नई जगहों की खोज, चाहे वो अलग शहर, राज्य या देश हो, हमें दुनिया को अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। ये सिर्फ दर्शनीय स्थलों की यात्रा से कहीं बढ़कर होता है और ये सीखने, बढ़ने और समझाने के बारे में है कि हर जगह की अपनी एक अलग कहानी होती है। यात्रा शिक्षा के सर्वोत्तम रूपों में से एक है। आप सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, बल्कि आप लोगों, संस्कृतियों, इतिहास और वास्तविक जीवन के अनुभवों से भी सीखते हैं। किसी ऐतिहासिक स्मारक को देखना, स्थानीय भोजन का स्वाद लेना या फिर किसी नए शहर में घूमना आपको ऐसी चीजें सिखाता है जो कोई भी कक्षा कभी सिखा नहीं सकती। जी बिल्कुल। Exploring new places also helps us grow as individuals. It builds confidence. Independence is also problem-solving skills. Whether you are planning a trip or navigating through a new language or culture, each challenge helps you discover yourself, and let's not forget the beautiful memories and also the friendships we make along the way, don't we? डोंट डाउट, आई मीन टू से नो डाउट। और श्रोताओं, आइए अब हम आपको उन विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर ध्यान देने के बारे में बताते हैं जो भारत को सचमुच अद्भुत बनाते हैं। उत्सव पर्यटन। केंद्र सरकार ने उत्सव पोर्टल शुरू किया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में त्योहारों, आयोजनों और लाइव दर्शनों को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय स्थलों के रूप में प्रचारित करके पर्यटन को बढ़ावा देना है। एंड देन देयर इज एडवेंचर टूरिज्म. More than 120 new mountain peaks have been opened for mountaineering,
trekking to give a boost to adventure tourism in the country. Nikhil. श्रोताओं, विवाह पर्यटन के नाम से भी सरकार ने एक नई शुरुआत की। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक शीर्ष विवाह स्थल के रूप में प्रचारित करने के लिए इंडिया सेज आई डू अभियान शुरू किया। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया और प्रभावशाली लोगों तथा एक्टिवेशन का उपयोग किया जाता है। वेड इन इंडिया विवाह पर्यटन को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। And then, Nikhil, there is cruise tourism. 51 new cruise circuits have been planned across 14 states and 3 union territories. This will go on till 2027 under the Cruise Bharat Mission. The Government of India has implemented several initiatives to promote cruise tourism, including Cruise Bharat Mission, and aims to capitalize on countries' vast potential in cruise tourism. अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल एक पर्यटक केंद्रित वन स्टॉप डिजिटल समाधान है जिसे भारत आने वाले पर्यटकों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पोर्टल यात्रियों को उनकी यात्रा के हर चरण में खोज और शोध से लेकर योजना बनाने, बुकिंग करने, यात्रा करने और वापस लौटने तक आवश्यक जानकारी तथा सेवाएं प्रदान करता है। ये पोर्टल वीडियो, चित्रों और डिजिटल मानचित्रों जैसी मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग करके गंतव्यों, आकर्षणों, शिल्पकला, त्योहारों, यात्रा डायरी और यात्रा कार्यक्रम के बारे में भरपूर मात्रा में जानकारी प्रदान करता है। The platform's Book Your Travel feature provides a booking facility for flights, hotels, cabs, buses and monuments, thereby enhancing accessibility for travelers. Additionally, an AI-powered chatbot functions as a virtual assistant to answer queries and provide real-time information to travelers. The Ministry of Tourism launched the Incredible India Content Hub on the revamped Incredible India digital portal www.incredibleindia.gov.in. The Incredible India Content Hub is a digital repository offering high-quality images, films, brochures and newsletters about Indian tourism. So listeners, let's take the first step and explore the portal. You never know which place might captivate you and leave a lasting impression. वही पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन का विकास उल्लेखनीय रहा है जिसने देश की अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक छवि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विरासत स्थलों से लेकर आधुनिक बुनियादी ढांचे तक भारत के विविध आकर्षण हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। This growth not only boosts economic development but also strengthens India's soft power on the global stage. और श्रोताओं, अब हम आपसे ये कहना जरूर चाहेंगे कि चाहे बर्फ से ढके हिमालय की सैर हो, रोम की गलियों में घूमना हो, बाली के समुद्र तटों पर आराम करना हो या फिर मोरक्को के जीवंत बाजारों का अनुभव करना हो, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। कुछ यात्राएं आपको सिर्फ यादें नहीं देती बल्कि वे यादगार पल भी बन जाती हैं जिन्हें आप जहां भी जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं। और कहा भी जाता है कि पर्यटन संस्कृतियों को जोड़ता है, विविधता का जश्न मनाता है और असीमित अवसरों के द्वार भी खोलता है। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मीलों चले। तो दोस्तों, जहाँ हैं वहीं रुककर मत रहिए. Step outside, explore, experience, because the more you explore, the more you grow. And may your journeys take you far, not just in distance, but also in understanding. The Directorate General of Quality Assistance, DGQA, under the Ministry of Defence is celebrating its 69th Foundation Day today. This year, the organization has placed special emphasis on furthering the vision of Atmanirbhar Bharat. Highlighting the organization's evolving role in country's defence ecosystem, Director General DGQA N. Manoharan said quality remains the bedrock of operational readiness and reliability. Recalling Operation Sindoor, he noted that the significance of DGQA's role became clear as product quality and reliability are critical to success. Mr. Manoharan added that when quality is assured, both performance and mission objectives are achieved seamlessly.
DGQA has been playing vital role in nation's security by ensuring quality assurance of defense stores being supplied to our armed forces. As premier government QA agency, DGQA has onerous responsibility of ensuring quality of wide range of defense equipment procured indigenously as well as imported by armed forces. DGQA also plays an important role in trials, testing and evaluation, proof of weapon and ammunition and wide variety of defense stores. Mr. Manoran emphasized that the Ministry of Defence has declared the year 2025 as the year of reforms. He said in this direction, DGQA has started undertaking many reforms and aimed at strengthening quality assurance while ensuring ease of doing business and support to defence industries, MSMEs and startups. सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग के लिए प्रोडक्ट बेस्ड सिंगल पॉइंट क्यूए और टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रदान करने के लिए डीजीक्यूए संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट का रूप देने के बाद डीजीक्यूए ने आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण का काम फैक्ट्रियों को सौंप दिया है और मुख्य रूप से तैयार उत्पाद को अंतिम रूप से स्वीकार करने के लिए अपनी भूमिका को और बेहतर बना लिया है। रक्षा सामग्री की प्रूफ एवं टेस्टिंग को अंजाम देने में उद्योग जगत की सहायता करने के लिए डिफेंस टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन प्रमोशन निदेशालय बनाया गया है। इसके साथ देश के 5 विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग जगत को उसी स्थान पर और शीघ्र क्यूए एवं वेंडर रजिस्ट्रेशन से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए एक नया गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय क्षेत्रीय का निर्माण किया गया है। और श्रोताओं, समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो अनीता, आज हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं? Agartala in Tripura, Durga Puja, the grandest festival of the Bengalis, has arrived. The Agartala city is glowing in a festive spirit. More from our correspondent. The Agartala city is glowing with festive spirit. Crowds are overflowing in shops and shopping malls of all sizes. Puja committees have done their last-minute preparations. Puja pandals are ready with their grand attire, and artisans have given the final touches to clay idols. The city is gradually lighting up with dazzling decorations. The Chief Minister and the Honorable Governor of the state have started attending inaugurations of various Puja committees. Meanwhile, the Prime Minister of India, on the day after Mahalaya, that is on Pratipada, visited Agartala to inaugurate the newly built building of the Tripureshwari temple and conveyed his festive greetings to the people of the state. Tomorrow is Shashti, the day that marks the formal beginning of Durga Puja. From tomorrow, the priests will commence the worship of the goddess. The air will resound with the echo of conch shells, the rhythmic beats of the dhak, and the ringing of bells and cymbals, filling every direction with festive fervor. With hopes of business during the puja, traders from different places have set up their stalls. Some traders from Uttar Pradesh have arranged temporary shops near Colonel Chomoni, the bustling heart of the city. Speaking to them revealed that sales are going quite well this year. मेरा नाम मानिस है, उत्तर प्रदेश से हम इधर आए अगरतला। हमारी जूते की दुकान है। पूजा के लिए अभी बहुत भीड़ हो रहा है इधर। 2-3 दिन से लगातार भीड़ नहीं टूट रही दुकान पे से। बहुत अच्छा चल रहा है दुकान और आगे भी बहुत अच्छी चलेगी। During these festive days, people forget their sorrows and immerse themselves in joy. And once the puja comes to an end, everyone begins the countdown for another year, chanting Abare Shoma, Come Again Mother. Aditya Datta for Parikrama Akashvani Agartala. वही पर्यटन भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही कारण है कि कई राज्य और शहरों में पर्यटकों की मदद के लिए विशेष पुलिस इकाइयां बनाई गई हैं, जिन्हें हम पर्यटन पुलिस के नाम से जानते हैं। तो हमारे संवाददाता पणजी से निखिल उपाध्याय इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। चलते हैं उनके पास। पर्यटन पुलिस का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करना और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में यात्रा करने की सुविधा देना है। ये पुलिस अधिकारी विभिन्न पर्यटक स्थलों पर तैनात होते हैं और पर्यटकों के सवालों का जवाब देने से लेकर रास्ता बताने और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने गोवा में विभिन्न राज्यों की पुलिस के लिए पर्यटन सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विमल एन पटेल
पटेल ने इस मौके पर बताया कि भारत पहले से हम तो अतिथि देवो भव है, तो हमारी तो सभ्यता ही है बहुत बड़ी। आने वाले दिनों में लोग आएंगे, भारत का उदाहरण देखने के लिए आएंगे। तो टूरिज्म पॉलिसिंग इज गोइंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो अभी मिलियंस की बात करें, आने वाले मिलियंस एंड मिलियंस विल टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब विल कम टू एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो मुझे पूरा विश्वास है टूरिज्म पॉलिसिंग का जो गोवा से हम लोगों ने प्रयत्न शुरू किया है, आने वाले सालों में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पूरे भारत देश के पुलिस प्रशासन के साथ जुड़ जाएगा और टूरिज्म पॉलिसिंग का अभियान चलेगा, जिसकी वजह से टूरिज्म को तो बढ़ावा मिले, पर साथ साथ लोग उससे ज्यादा हमारी सभ्यता इतनी डाइवर्सिटी, इतनी चैलेंजेस के बाद भी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से शांतिपूर्ण देश थे, हैं और रहेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को यात्रा का सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उनके अनुभव को और भी यादगार बनाना है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ राज्य पुलिस की साझेदारी सुरक्षा के नए मानक स्थापित कर रही है, ताकि पर्यटन स्थलों पर हर यात्रा सुरक्षित और सहज हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस पहल से पर्यटकों को और अधिक सुरक्षा तथा सहायता मिलेगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी। And now we go over to Srinagar. The 6-day 3rd Junior Asian Pancak Silat Championship is underway in the city. We have a report. Chief Minister Omar Abdullah last evening officially declared open the 3rd Junior Asian Pencak Silat Championship 2025 at the Sher-e-Kashmir Indoor Sports Complex in Srinagar. Speaking on the occasion, the Chief Minister said it was his first formal introduction to the fast-growing martial art of Pencak Silat, which has witnessed remarkable progress in Jammu and Kashmir since its introduction a decade ago. Welcoming the athletes and delegations from India and abroad, Omar Abdullah said that he is taking great pride in hosting the athletes and delegations and choosing Srinagar as venue for this prestigious championship. 19 of our districts now contribute, both boys and girls, to this martial art with more than 10,000 athletes who practice this martial art on a regular basis. 11 nations participating in this 3rd Asian Junior Championship is a matter of great pride for us in Jammu and Kashmir. The championship will run till 30th of this month. For Parikrama, Tariq Rathar, Akashvani News, Srinagar. और श्रोताओं, समय है खेल के मैदान से खबरों को जानने का। तो आपको बता दें कि एशिया कप 2020 क्रिकेट में सुपर 4 चरण के अंतिम मैच में भारत ने कल श्रीलंका को हरा दिया। बांग्लादेश को हराकर भारत पहली प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका है। दुबई में कल मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया। वहीं प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कल भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। And the 12th World Para Athletics Championship 2025 has begun at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi today. The 9-day championship will feature a total of 186 medal events. These include 101 for men, 84 for women and one mixed event covering sprint finishes to endurance races. The championship will culminate on the 5th of next month. Indian para-athletic Deepti Jivanji has qualified for the medal round with the first position in the women's 400-meter T20 event today. अनीता, अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्म दिवस है। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे। This day in the year 1833, great scholar, reformer, patriot, pioneer, visionary of interfaith harmony and the harbinger of the Indian Renaissance, Raja Ram Mohan Roy, breathed his last. Right from his childhood, he rebelled against superstitions and social customs. He wandered around the Himalayas and went to Tibet. He travelled widely, and the experience gave him a broad outlook. He advocated the study of English, science, Western medicine, and technology. In 1814, Ram Mohan Roy formed the Atmiya Sabha to initiate social and religious reforms in the society. He campaigned for women's rights, including the right for widows to remarry and the right for women to hold property. He also supported education of women. In 1828, he founded the Brahmo Samaj, which was one of the first socio-religious reform organizations in the country. It was Raja Ram Mohan Roy who fought for the abolition of gruesome practice of sati, or burning of the widow on the funeral pyre of the husband.
Ram Mohan Roy was given the title of Raja by the Mughal Emperor Akbar Shah II, who sent him to England to represent him. He went to England in 1833. 10 days after arriving in Bristol, Raja Ram Mohan Roy fell ill with meningitis, and the great social reformer breathed his last on 27th of September 1833. On this day in 1873 was born Vitthal Bhai Patel, an acclaimed leader and a humanist. Vitthal Bhai Patel was the elder brother of Sardar Vallabh Bhai Patel. Born in Nadiad in Gujarat, Vitthal Bhai studied law in London. He became a leading attorney in the courts of Bombay and Ahmedabad. Vitthal Bhai was instrumental in the passing of two bills in the Bombay Provincial Legislative Council, the Bombay District Municipal Act Amendment Bill and the Town Planning Bill in 1914. He was credited with the extension of primary education to municipal districts in the Bombay Presidency outside of the city of Bombay in 1917. When Mahatma Gandhi called off the non-cooperation movement in 1922, following the Chauri Chaura incident, Patel left the Congress to form the Swaraj Party with Chittaranjan Das and Motilal Nehru. He was the first elected president of the Central Legislative Assembly in the year 1925 and was re-elected in 1927. He succeeded in his efforts of creating a separate office for the Legislative Assembly, independent of the Government of India in 1928. It was Vitthal Bhai who established the Convention of Neutrality of the Speaker of the House in debates. In his later years, Vitthal Bhai travelled in the United States and Europe. Patel's health worsened in Europe and he died in Geneva, Switzerland on 22nd of October 1933. और श्रोता, अब हम कुछ अन्य हस्तियों को याद कर रहे हैं। तो आज एक ऐसे गायक की पुण्यतिथि है जिनके गाए गीत आज भी हमारी जुबान पर हैं। उनके गीतों से कई पीढ़ियों को सम्मोहित करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेंद्र कपूर साहब की आज पुण्यतिथि है। हिंदी फिल्म संगीत की स्वर्णकाल की प्रमुख हस्तियों में से एक रहे हैं। In a long career spanning decades, his repertoire included popular songs such as चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, गुमराह, नीले गगन के तले. His name, however, became most closely associated with patriotic songs, including मेरे देश की धरती in Manoj Kumar's film Upkar. He is considered Mohammad Rafi as his guru, and in 1972 he was awarded the Padma Shri by the Government of India. He lent his voice to actors such as Manoj Kumar, Sunil Dutt, and most of their films had a lengthy association with director-producer B.R. Chopra also. A snippet of a song. श्रोताओं, पुण्यतिथि है ठुमरियों की रानी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शोभा गुट्टू की। उनका मूल नाम था भानुमति शिरोडकर और वो एक ऐसी शास्त्रीय शिल्पी थी जिन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व प्रसिद्ध बना दिया था। और 1978 में असित सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में शोभा जी ने एक ठुमरी सैया रूठ गए मैं मनाऊं कैसे गाया, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। On his birth anniversary, Yash Raj Chopra, the Indian film director, producer, and the founding chairman of the film production and distribution company Yash Raj Films, Chopra was recipient of several awards, including 6 National Film Awards and 8 Filmfare Awards. Actually, a medley of songs from 2 of his films. वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ वफा कर रहा हूँ वफा चाहता
तो श्रोताओं, अब हमारे चलने का समय हो चला है, तो निखिल और अनीता को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड विल सी यू अगेन। नमस्कार।